प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो आई होप कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं 2021 का पेपर जो है मैं आप लोगों के सामने उसका सॉल्यूशन जो है मैं लेकर आया हूँ। पेपर किस तरीके के पूछे गए थे ऑलरेडी मैंने आपको जो है कल आपको मैंने बताया था, है ना। मतलब पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाते हैं। कई सारे लोग उस क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के बाद अपने तरीके से वो अपना आंसर्स बना रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये सब्जेक्ट्स कौन सा है आपका? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये एक ओपन इलेक्टिव पेपर है। कैसा पेपर है? ओपन इलेक्टिव पेपर है। ओके, तो चलिए हम लोग सब यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है। ये PDF जो है आपको आपके कोर्सेज़ में मिल जाएंगे अगर आप ऐप पे कोर्सेज़ में इनरोल हैं तब। अगर आप YouTube पे अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो YouTube पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इम्पॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप नोट्स और इस PDF को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट PDF हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे लिंक्स वगैरह आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। उसके थ्रू आप जो है जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चंस आपका दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चंस आपका बोल रहा है कि जॉब एनालिसिस के बारे में बताइए। तो जॉब एनालिसिस क्या है? ये गैदरिंग या जो भी इंफॉर्मेशन आया है ना, जो भी कंटेंट या जो भी ह्यूमन रिक्वायरमेंट जॉब से रिलेटेड, तो उसको एनालाइज करना। जॉब एनालिसिस का मतलब सिंपल ये समझो, मान लो कि ये हमारा जो MRS स्टडी है ना, ये एज एक कंपनी है। अब इस कंपनी में कई सारे लोगों की ज़रूरतें हैं, है ना। एक एडिटर की ज़रूरत है ना, और आपके अलावा और भी कई सारे लोगों की जो है यहाँ पे ज़रूरतें हैं। तो जितने भी लोगों की ज़रूरतें हैं उसके अनुसार हम लोग जो है वैकेंट सीटों को क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। तो वो एडवर्टाइजमेंट कब जारी करेंगे? जब प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे कि कितने ह्यूमंस की हमें रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही तो हम लोग जॉब के लिए जो है आगे की प्रोसेस को कैरी कर पाएंगे। कितने जॉब्स हमें परमानेंट बेसिस पे रखने हैं, कितने एम्प्लॉय को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना है, इन सभी के बारे में पता करने के लिए हम लोग जो है जॉब एनालिसिस किया जाता है। जॉब एनालिसिस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फैमिली के तौर पे वर्क करता है। It allows unit of identifying path of job progress for employee interested in improving the opportunity for career advancement and increasing compensation। compensation जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है या जो कैरियर में जो एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय अपने काम को बेहतर तरीके से करता है। और कब करता है? जब किसी को एक पाथ मिल जाता है कि हाँ भाई, हम इस पाथ पे अगर काम करेंगे तो हमारी जो फ्यूचर्स होगी, हमारी जो आने वाली समय होगी वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तब अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है? आपका कहा जा रहा है कि रोल बताना है, पर्सनल मैनेजर्स का क्या रोल होता है। तो जो पर्सनल मैनेजर्स होते हैं इसको जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या HR मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नाम से जो है जाने जाते हैं जो पर्सनल मैनेजर्स होते हैं उसे। तो इसका कुछ कॉमन रोल्स है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पहला है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस को क्या करना? प्रॉपर तरीके से करना। ऑन बोर्डिंग एंड ओरिएंटेशंस, यानी जो भी हायर किए गए लोग हैं उनके रोल्स को बताना, उनको ट्रेनिंग देना। साथ ही साथ जो भी लोग
आए हैं उनकी फीडबैक प्राप्त करके उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, जो भी एम्प्लॉय नए नए ज्वाइन किए हैं उन लोगों का या जो पुराने ज्वाइन किए हुए हैं उन लोगों का क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। फिर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशंस को मेंटेन रखना, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में, मैनेजमेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना। अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है या कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको जो है बेनिफिट्स देने, और किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको कंपनसेशन देना। ये जो है एचआर मैनेजर या पर्सनल मैनेजर्स का काम होता है। यहाँ पे ट्रेनिंग देना एंड डेवलपमेंट और कंप्लेंट्स, अगर कोई कंप्लेन वगैरह आ रहा है तो उसको देखना, समझना। अगर मान लो कि किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बीच में कोई कंपटीशन करवाना है तो उसका प्लानिंग करना, वर्कर के हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान रखना। ये सारे जो है पर्सनल मैनेजर्स या फिर कह सकते हैं कि एचआर मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का जो है काम होता है। देखो मैं क्वेश्चन जो है आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बट आपको इतना डिटेल में नहीं देखना है। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को जो है आपको क्या करना है, डिटेल में नहीं देखना है। लेकिन मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर इसी में से कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको में अच्छे से लिख सको। हमारा मकसद ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो है क्वेश्चंस है कि कोई 2 मेथड जो है आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का जो है बताना है। कोई 2 मेथड्स जो है आपको बताने हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। यहाँ पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात किया जाए तो एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, मान लो कि एमआरएस स्टडी में कई सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, है ना। अब जो भी लोग काम कर रहे हैं, मान लो 5 लोग काम कर रहे हैं, तो इन 5 लोगों के अलावा जो बाहर से काम करेंगे, है ना, मतलब बाहर से उनको लाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो वो 6ठे नंबर पे आएंगे या 7वें नंबर पे आएंगे। 2 लोगों को लाएंगे तो इन लोगों को जो लाना है वही कहलाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इसके कई सारे मेथड्स हैं, जैसे जॉब पोर्टल और वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइज़ करना, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को बोलना और वो एडवर्टाइज़ करके निकालेगा, रेफरल के थ्रू, कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया, जॉब फेयर माने जॉब का मेला लगाकर। तो अलग अलग तरीके से एक्सटर्नली रिक्रूट किए जाते हैं जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको। तो यह अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो है आपका किया जाता है। जैसे आप अभी अपने कॉलेज में पढ़ रहे होगे, तो आप अपने कॉलेज में अभी जब पढ़ रहे होगे तो अभी आपका क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट आएंगे या जॉब फेयर्स में आप जा सकते हो। जॉब मेला लगता है ना, रोज़गार मेला जिसको बोला जाता है, जॉब मेला कह सकते हो, रोज़गार मेला कह सकते हो। तो वो चीज़ आपका यहाँ पे जो है हो गया। अगला क्वेश्चन है इंडक्शंस को जो है डिफ़ाइन करना है। तो देखो इंडक्शन क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें किसी एम्प्लॉय को जब वो ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन करता है कंपनी को, और उसको जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको इस तरीके से काम करने हैं, इतना बजे से इतना बजे तक काम करना है, आपको यहाँ पे नहीं जाना है, आपको इस एरिया में ही काम करने हैं। तो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन या वेलकम किया जाता है या ट्रेनिंग दिया जाता है, छोटा सा ट्रेनिंग दिया जाता है ना, कुछ समय के लिए, है ना, उसी को कहा जाता है इंडक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो नए एम्प्लॉय आए उसको किसी तरीके का कोई गड़बड़ ना हो उसके साथ, है ना, और उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कॉफ़ी का लोकेशन कहाँ है, कितने देर आराम करना है, कितना देर काम करना है, किस से कब मीटिंग करना है, इन सभी के बारे में जो है एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जाता है। आप अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते होगे, है ना, बीटेक में अगर आप रेगुलर से एडमिशन लिए हो तो मे भी आपको पता हो,
कि आपके कॉलेज में भी जो है इंडक्शन प्रोग्राम चलाए जाते हैं? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको पता है या नहीं पता है। देखो, इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है कि 1 सप्ताह का इंडक्शन प्रोग्राम होता है कॉलेज में। तो वो जो इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं कॉलेज में, उस प्रोग्राम में लोगों को बताया जाता है कि बाबू अब तुम आ गए हो इंजीनियरिंग करने। क्या? अब तुम आ गए हो इंजीनियरिंग करने। तुमको जो है सीनियर का रिस्पेक्ट करना है। तुमको जो है 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तुमको जो है इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक खेलना है ना। बहुत अच्छे से इंडक्शन प्रोग्राम में ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन कोई फ़र्क थोड़े ना पड़ता है। क्या ऐसा बात है? नहीं, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जिसको फर्स्ट ईयर में अगर बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, अगर वो इंडक्शन प्रोग्राम में पार्ट लिया है, शामिल हुआ है, तो वो अपनी कर्तव्यों को प्रॉपर तरीके से निभाता है। छुटपुटिया लोग कुछ होते हैं जो ये काम नहीं करना चाहते हैं कि यार हम दूसरा का रिस्पेक्ट क्यों करें, और वही लोग फिर बाद में बोलते हैं कि मेरा तो कोई रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है। क्या तुमने स्टार्ट किया रिस्पेक्ट करना? तो नहीं। तो जब तुम किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो तुम किसी से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि तुम्हारा भी कोई रिस्पेक्ट करे? इट इज़ पॉसिबल? तो नहीं। तुम भाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तुम बस अपना रिजल्ट, अपना कर्तव्य करो। तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेंगे ये तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें वही चीज़ मिलेगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। लेकिन तुम अपने नसीब को उस वक्त बदल सकते हो जब तुम अपनी पढ़ाई को 100% दोगे, जो कि नॉर्मली इंसान के पास संभव नहीं है। नॉर्मली इंसान के पास ये जो है संभव नहीं है कि वो जो है इस काम को करे। ठीक है, वो नहीं चाहता है कि इसको हम करें। क्यों करें भाई? नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझना है। ये जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके कैरियर को बताता है कि कैसे सिलेक्शंस किए जाते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और किन किन चीज़ों को। इसीलिए 7th सेमेस्टर में आपको जो है सॉफ्ट स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, ताकि आप अपने सेमेस्टर में जो आप 1 to 6 पढ़ें, उसमें जो भी आपने ब्रांच पेपर पढ़ा, उसके अलावा आपका जो है ये सारी चीज़ें हैं। अब कई सारे लोगों को लगता होगा कि हम तो इलेक्टिव पेपर लिए हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग अगर लिए हैं अपने ब्रांच इलेक्टिव पेपर में तो सिर्फ फाउंडेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएंगे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू सॉइल मैकेनिक्स, और इफ़ यू आर नॉट गो थ्रू द सॉइल मैकेनिक्स रिविजन्स तो कुछ नहीं होने वाला है। घंटा घंटा हो जाएगा, हिला कर रख देगा तुमको, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किया है, आई होप कि आपने वो देखा होगा। अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे जो है बोला गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बस एक तरीके का नेगोशिएशन है। क्या है? एक तरीके का नेगोशिएशन है ना। ये नेगोशिएशन जो है वर्कर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हो सकता है, ट्रेड यूनियन जिसको कहते हैं। ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसका मेन मकसद यही होता है कि जो भी रिलेशंस हैं उसको बेटर तरीके से वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में क्या किया जा सके, मेंटेन करके
रखा जा सके। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चंस कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का से आप क्या समझते हैं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो मेथड है ये एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम है सिंपली, जो ये बताता है कि आप जब जॉब के लिए बुलाए गए हैं, है ना, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पे जो रेगुलर वर्क इन्वायरमेंट है उससे कुछ हटकर आप क्या अलग कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ टाइपिकली कंडक्टेड इन क्लासरूम ट्रेनिंग फैसिलिटी अवे फ्रॉम डे टू डे डिस्ट्रैक्शंस ऑफ वर्क प्लेस। Off the job training is often used to provide employee with new skill or knowledge as well as reinforce existing skills and knowledge। जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है ये सिर्फ किसी भी एम्प्लॉय को न्यू स्किल्स या नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए जो है दिए जाते हैं। जैसे अभी आप देखो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या लगा दिए गए हैं, डिजिटल बोर्ड लगा दिए गए हैं। अब डिजिटल बोर्ड लगा दिए गए हैं, अब डिजिटल बोर्ड मान लो कि कोई प्रोफेसर है जो 2008 से पढ़ा रहा है, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि डिजिटल बोर्ड कैसे यूज करना है। डिजिटल बोर्ड कैसे यूज करना है उसे पता ही नहीं चल रहा है। क्या वो बेहतर तरीके से यूज कर पाएगा? क्या वो बेहतर तरीके से यूज कर पाएगा? उसको पहले ट्रेनिंग चाहिए ना जी। तो वही चीज़ है। अब मान लो कि उसका जो काम था उस काम के अलावा जो अपनी नॉलेज को गेन कर रहा है वही उसका जो है ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब अपने काम के अलावा और किस चीज़ का वो ट्रेनिंग ले रहा है जो उसके कैरियर में हेल्प करेगा, वही जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहलाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कई सारे मेथड्स होते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग, ई लर्निंग, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, सिमुलेशन एक्सरसाइजेज, रोल प्लेइंग, ये सभी जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में के मेथड्स हैं। अब अगली क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें मेंबर्स होते हैं। इसमें मेंबर्स जो है वर्कर के हित में काम करने वाले होते हैं। वन ऑफ द ट्रेड यूनियंस मेन एम्स टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन द वर्क प्लेस। मान लो कि जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी का काम करने का जो इच्छाएं हैं उसको एडवांस किया जाए और उसको सेफ्टी को मेंटेन रखा जा सके, इसलिए जो है ट्रेड यूनियन जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाए जाते हैं। ये मेंबरशिप बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका होता है। ओके, उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कौन कौन से चैलेंजेज आते हैं? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में आपको कुछ ही चैलेंजेस बोले गए हैं, बट यहाँ पे मैं कई सारे चैलेंजेस बता रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में अगर इस कुछ भी याद हो जाए तो आप उसके प्रॉपर तरीके से समझ सको। तो इसमें आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन्स, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, वर्क लाइफ बैलेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स, इथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है टोटल 8 चैलेंजेस जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसी को आप इलेबोरेट करके आप पढ़ सकते हो, डिटेल में समझ सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जॉब सेटिस्फैक्शन ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन का जो इम्पोर्टेंस की बात किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसके कई सारे रीजन्स हैं जिसके कारण से हमें जो है जॉब सेटिस्फैक्शन का जो है इम्पोर्टेंस पता चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहला इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए यानी बनाए रखने के लिए
पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट के लिए, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ और वेल बीइंग के लिए, मतलब अगर आपको हेल्थ अपना अच्छा रखना है। मान लो कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास अगर पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो मन करेगा वो खाओगे पियोगे मस्ती करोगे। आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्साइज रहोगे कि नहीं हमको ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ करना है। तो ये इम्पैक्ट के प्रोडक्टिविटी, रिटेंशन, कस्टमर सर्विसेज और वेल विलिंगनेस को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है यूज ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस टू अचीव गोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने पावर का प्रयोग करना और जो भी आपका इन्फ्लुएंसेस है उसका यूज करके, अगर मान लो कि आपके पास पॉलिटिकल पावर है या आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, आप चाहो तो उस कॉलेज के डायरेक्ट माने किसी भी कॉलेज के आप डायरेक्टर बन सकते हो, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के आप क्या बन सकते हो? CEO बन सकते हो। ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अगर आप बन सकते हो तो आप अपने पावर का यूज करके बनोगे, तो उसी को जो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है कई सारे चीज़ों पे क्या करता है? अफेक्ट करता है। जैसे आपका कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, डिसीजन, आउटकम्स, मैनिपुलेशंस, इन सभी को कंट्रोल करता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होते हैं ये इसका जो इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। दोनों इम्पैक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चंस कि एक्सप्लेन द मेथड। मेथड को एक्सप्लेन करना है कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का कौन कौन से मेथड्स हैं और एनी 3 मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, और कोई 3 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का मेथड जो है बताना है। तो जो मेथड्स हैं नीड असेसमेंट वो यहाँ पे दिया गया है। पहला गैप डिस्क्रिपेंसी एनालिसिस। इस मेथड में क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको कंपेयर किया जाता है सेल्फ असेसमेंट के साथ, पीयर असेसमेंट के साथ और कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ एजुकेशनल प्लानिंग के साथ। जो भी गैपिंग वगैरह है, जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन इन एक्शन। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जिसमें थिंकिंग बैक टू सम परफॉर्मेंस, और जो रिफ्लेक्शन इन एक्शन है इसमें थिंकिंग करते हैं अबाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे उसके बारे में सोचना कि इस टाइम में ये परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑन द एक्शन मतलब पहले काम कर लेंगे कुछ, उसके बाद सोचेंगे कि क्या ये काम हमारा सही था या गलत था, है ना। मतलब उसका कोई मतलब हो या ना हो, बस अब तो काम हो गया तो हो गया, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट बाय डायरीज, जर्नल्स, लॉग बुक्स और वीकली रिव्यू, इसकी मदद से भी जो है किया जाता है। पीयर रिव्यू भी किए जाते हैं। पीयर रिव्यू में जो है फेवरेट मेथड्स होते हैं जिसमें जो है मान लो कि कोई एक डॉक्टर है वो अपने पेशेंट का जो है इलाज कर रहा है ना, तो उसका फीडबैक लेता है कि भाई हम आपका जो इलाज किए वो आपको कैसा लगा। तो ये हो गया पीयर रिव्यू। ऑब्जर्वेशन, हम लोग जो है कई बार जो है क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रिजल्ट जो है हमें मिल रहा है, क्या जो रिज़ल्ट मिल रहा है क्या उसके लायक हम हैं, क्या जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो सही हैं, क्या वो रिज़ल्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। इन सभी चीज़ों को जो है देखा जाता है। क्रिटिकल इंसिडेंट रिव्यू एंड सिग्निफिकेंट इवेंट ऑडिटिंग, इसमें जो है ये जो टेक्निक है इसमें हम लोग जो है ये पता लगाते हैं कि जो भी प्रोफेशन में कोई अगर काम कर रहा है तो उस प्रोफेशन में क्या वो सही से काम कर रहा है। अगर वो सही से काम कर रहा है देन वेरी फाइन,
अगर कोई वो अपने प्रोफेशन में अच्छा काम नहीं कर रहा है तो फिर तो भाई गलत है ना। तो वो चीज़ जो है देखना है कि कोई प्रोफेशन में अपना किस तरीके से जो है काम कर रहा है। ओके, उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस रिव्यू। एक डेली रूटीन के अनुसार कि एक नोटबुक या एक चार्ट या एक लेटर्स या एक रिक्वेस्ट जो है भेज रहे हैं, जो भी उस चीज़ को एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि वो जो है अपना बेटर काम जो है किया जा सके और अपने काम के अनुसार जो है वो अपना आगे की ज़िंदगी, अपनी आगे की सुकून की ज़िंदगी जो है जी सके। मतलब उसको एक पॉजिटिव एक फीडबैक जो है उसको मिल जाता है कि आपको भाई इस तरीके के और वर्क जो है करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। बात किया जाए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो इसमें जो भी आपके स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, उसको इन्हेंस करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग, माने एक रूम के अंदर आपको जो है ट्रेनिंग दिए जाते हैं सभी चीज़ों के बारे में। जो क्लासरूम ट्रेनिंग है इसका मेन मकसद यही होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो भी नॉलेज हैं, स्किल्स हैं, उसको जो है एक्टिविटीज़ को बताया जा सके। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ होता है, डिस्कशन होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो डियर, अगर कोई डाउट्स होता है ना तो आप बिंदास होकर जो है क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं। बस वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए, आप देख लिए, क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं रे बाबा, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको जो है सारी चीज़ें समझनी होगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझते हैं तो फिर आपको ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा और फिर बाद में आप हमें कहिएगा कि ये चीज़ तो हमको समझ में नहीं आया। तो भाई कहाँ से समझ में आएगा? आप जब आपको मैं बता रहा हूँ उसमें आप समझना चाहते नहीं हो, तो उसमें अगर आप नहीं समझना चाहते हो तो कैसे होगा? तो आपको ये चीज़ें तो समझनी पड़ेगी ना। ओके, ऐसे भी बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप क्या बनोगे? प्रैक्टिस मतलब आप बेटर बन पाओगे, और बेटर बनने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, आप समझ लिए, बना लिए, इतना से नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम में अपने बेसिस से आपको जो है काम करने हैं। आपको मैं लिख कर तो बहुत सारा दे दिया, और इसमें भी मैंने भी कुछ ज़्यादा तो मेहनत नहीं किया, अपने तरीके से नहीं लिखा है, गूगल से ही कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन आपको समझा तो रहा हूँ अपने तरीके से ना। तो एग्ज़ाम में अगर आप हूबहू यही चीज़ जाकर याद करके आप लिख दोगे तो जो कॉपी चेक करेगा उसको भी पता है कि भाई ये जो है ऐसे ही नौटंकी है, ये कुछ अपने से काम नहीं किया है। और जब तुम अपने से लिखोगे ना तो वो एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि तुम कितना अपने से लिखे हो। वो तुमको बताने की ज़रूरत नहीं रहेगा कि हाँ भाई हम जो है बता देते हैं कि तो हम अपने से क्वेश्चंस बनाया। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लिखने के तरीके से, क्वेश्चंस का आंसर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीक़ा से ना, ये जो कॉपी चेक करता है उसको पता चल जाता है कि क्या लिख रहा है बंदा। उसके बाद है कोचिंग देकर या फिर ई लर्निंग के थ्रू, यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रेनिंग दिए जाते हैं। ऑनलाइन मटेरियल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से जो है ट्रेनिंग जो है दिए जाते हैं। ओके, आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको जो है समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।